वेलकम बैक एवरीवन टू फंडा फैक्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पहले वीडियोस बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर को ज़रूर देखा होगा। आपके जितने भी उस चैप्टर में डाउट है, आप हम उन डाउट्स को हमसे पहुंचाने के लिए हमको कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम में जितने भी आपको डाउट्स है वो पोस्ट करिए। हम आपके डाउट्स के लिए एक वीडियो सोल्यूशन लाने की बहुत कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने डाउट्स बताएं भी। तो ये तो कल की बात हो गई। अब आज की बात करते हैं। हमारा आज का फंडा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का चैप्टर 1। आई होप कि आप सब एक पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और अपनी सीट की जो सीट बेल्ट है उसको ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। नाउ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? भला केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हमको क्या पता कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने जाना होगा, क्लास 9th में केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्टेंट्स मिल के एक से ज़्यादा या एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं या उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जब एक रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म होके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो या तो केमिकल एलिमेंट्स करते हैं या केमिकल कंपाउंड्स करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होता है, एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स रीअरेंज देम एंड ट्रांसफॉर्म द कंपाउंड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। मतलब कि भैया दो चीजें मिल रही हैं और मिल के एक नया चीज बना रही है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है और वो चीज़ बन कैसे रही है? बन ऐसे रही है कि मान लीजिए आप खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं आप खाना ऐसे बनाते हैं, आप पानी लेते हैं, पानी के अंदर आप डाल देते हैं मसाले, मसालों के अंदर आप डाल देते हैं सब्जियां, सब्जियों को आप पकाते हैं। तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इसके जूसेस आपस में मिक्स करके नए जूसेस बना रहे, नए जूसेस का नया टेस्ट है। भैया करेला इतना कड़वा होता है अगर आप उसे कच्चा खाएंगे, और वही अगर आप उस करेले को मसाले में लगाकर नई सब्जी बना लेंगे तो वो सब्जी जो होगी वो बहुत टेस्टी होगी। कड़वे से टेस्टी कैसे हो गया? उसके जो एटम्स है वो रीअरेंज हो गए। तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट में और हम थोड़ा डीप में जाते हैं। हम ये जानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। अब हर वक्त ऐसा हो नहीं सकता कि एक केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होएगा ही होएगा। अगर मैं वाटर में सोडियम को डाल दूं तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हुआ? कलर चेंज नहीं हुआ। हमको याद रखना है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है कि और नहीं हो रही है, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत बहुत सारे फैक्टर्स है। और ये फैक्टर्स ही इक्वेशन जो है आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी वीडियो के साथ खोल के रखनी है ताकि आप वो इक्वेशंस को अंडरलाइन कर सके मेरे साथ। तो चलिए चेंज इन कलर की इक्वेशन को अंडरलाइन कर लीजिए और हम अपने नेक्स्ट फैक्टर पे जाते हैं, जैसे गैस प्रोडक्शन। मेजरली आपकी क्लास 10th में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन होगी। आपको हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन को याद रख लेना रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी मार्क्ड है, आपकी एक्टिविटी में भी दी हुई है। और एक्टिविटी के क्वेश्चंस तो आपके सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। एक्टिविटी के क्वेश्चंस अगर पेपर में नहीं आए ना, मतलब जान लेना वो पेपर सीबीएसई ने सेट नहीं किया है। जो चीज एनसीईआरटी में दी है वो हर चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, गैस प्रोडक्शन, कलर चेंज प्रोडक्शन और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के सबके रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, सबको अंडरलाइन कर लीजिए। अब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता क्या? बेसिकली प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्टेंट से फॉर्म होता है और एक लिक्विड मीडियम में वो सेटल हो जाता है बॉटम में। मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल नहीं सकता
और पानी के नीचे आके बैठा रहता है, यानी बेसिकली वो पत्थर होता है, पत्थर। ओके, पत्थर यानी पीपीटी। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिए ना, हर पत्थर पीपीटी होता है। आपको याद रखना है कि येलो पीपीटी जो होता है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। येलो पीपीटी को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। भैया इस साल 70% कॉम्पिटेंसी है, एमसीक्यू की भर भर के प्रैक्टिस करना चालू कर दो। हम आपके लिए फ्यूचर में डाउट सॉल्विंग वीडियो तो लाएंगे ही लाएंगे। हम आपके लिए एक और चीज़ लाएंगे, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जितने भी प्रकार के हैं सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे। गाइस हमसे ज़्यादा 10th क्लास को अच्छे से कोई नहीं जानता, क्योंकि हम रिसेंटली क्लास 10th से पास आउट हैं। तो हमको क्लास 10th के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, जितना आपको नहीं पता है, क्योंकि आप अभी अभी आए। हमने क्लास 10th को जीत चुका है, हम क्लास 10th के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। सो टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं और हम आपकी हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे। नाउ और फैक्टर्स देखते हैं हम इस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस के। चेंज इन स्टेट, आप एक सॉलिड और लिक्विड को रिएक्ट करवा रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस है, तो क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई? जी हाँ, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई। चेंज इन स्टेट, जब दो अलग अलग स्टेट के मैटर को मिलाकर हम एक नया स्टेट का ही मैटर बना ले रहे हैं, तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। हम लिक्विड को मिलाकर सॉलिड बना सकते हैं, हम गैस को मिलाकर लिक्विड बना सकते हैं, हम लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, हमको बस केमिकल रिएक्शन करना है। चेंज इन टेम्परेचर, आप दो ठंडी चीज़ों को मिला के गर्म चीज़ बना रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। आप दो गर्म चीज़ों को मिलाकर एक ठंडी चीज़ बना ले रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है यानी एक्सोथर्मिक, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक, और हीट अब्जॉर्ब हो रही है यानी एंडोथर्मिक। हीट अब्जॉर्प्शन यानी एंडो, हीट रिलीजन यानी एक्सो। हीट रिलीज हो रही यानी कि एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज यानी एक्सोथर्मिक, और अगर आप हीट दे रहे हो तो एंडोथर्मिक होता है, समझे? नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने बहुत सारे लॉज दिए, उन लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हीं में से एक लॉ है दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास विल बी कांस्टेंट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड यानी जो लेफ्ट साइड होती है, प्रोडक्ट साइड जो राइट साइड होती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिएगा इसमें हमारा मास जो रहता है वो ना ही चेंज हो सकता है, ना ही प्रोड्यूस हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो ये एक लॉ है। अब हमने जब दुनिया में खोज करना चालू की, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाना चालू किए, तो हमने देखा कि ऐसा तो हो नहीं रहा है। अब ये तो दिक्कत देने वाली बात हो गई। भैया पुराने ज़माने के लॉज है, लॉज तो एकदम एक्यूरेट थे, लॉज में कुछ तो गड़बड़ है मतलब। सो हमें ये पता चला लॉज में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ ये चीज़ में है कि हम लिखने का तरीका गलत है। भैया हमने कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, लेकिन बन कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रहा है। दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवा के 3 सब्सटेंस बना दिए हम लोग, तो मास तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और मास कांस्टेंट है, तो हमको यहाँ पर बैलेंस करना आना पड़ेगा। बैलेंस यानी कि मास को दोनों तरफ इक्वल, LHS को हमें RHS की इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल, LHS इक्वल्स टू RHS इन टर्म्स ऑफ मास। सो ये करते कैसे हम भला? तो इसको करने का तरीका ये है, एटम्स का काउंट करना और एटम्स को इक्वल प्रूफ कर देना। भैया हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने कैल्शियम में देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम, राइट हैंड साइड में एक एटम।
कार्बन में एक एटम, तीन एटम, दो एटम। ये तब होगा जब हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब बिना इक्वेशन बैलेंस किए कैसे जाने की इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? हम एटम्स को काउंट करेंगे। आपको जब भी बैलेंस करने को बोले तुरंत एक टेबल बनाइएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट एक तरफ, प्रोडक्ट एक तरफ, एलिमेंट्स एक तरफ। एलिमेंट्स के कितने एटम, प्रोडक्ट के कितने एटम, एलिमेंट्स के कितने एटम, प्रोडक्ट के कितने एटम, ये सब को लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए सो इसको हम और डेप्थ में समझते हैं कि होता कैसे है। हम इसमें करते हैं कोएफिशिएंट्स को ऐड। कोएफिशिएंट्स यानी कि होल नंबर हो, यानी कि हम अपनी इक्वेशन के आगे ऐसे एक नंबर लगा देंगे जिसके कारण जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। सो ये होता कैसे? अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एटम ही है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में जो है वहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के दो एटम हो गए। सो इधर एक, इधर दो कैसे हो गए? सो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक कोएफिशिएंट लगा दिया ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। भैया अब मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन का एक एटम मल्टीप्लाई बाय दो हाइड्रोजन के दो एटम, क्लोरीन का एक एटम मल्टीप्लाई बाय दो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम, क्लोरीन के दो एटम, हाइड्रोजन के दो एटम, इक्वेशन बैलेंस, काम खत्म। मतलब बेसिकली आपको करना ये है, टेबल बनाइए, टेबल में एलिमेंट्स देखिए, रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट लिखिए, उनके एटम्स लिख लिए, नंबर ऑफ एटम्स लिखिए। अब देखिए किधर बैलेंस है किधर बैलेंस नहीं है, यानी कि किधर कम है किधर ज़्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बराबर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसको और डेप्थ में जानते हैं। हमने जब एक टेबल बनाया तो उसमें देखा ऑक्सीजन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम। ये सब जानने के बाद हमने ये कंफर्म किया कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चेक किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ और पहले क्या था। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल से इससे और समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है आयरन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन के एक एटम रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्टेंट साइड में। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए भैया, आयरन के तो 3 एटम हो गए, आयरन के 3 एटम हो गए। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के तो 2 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो अब इधर 1 है इधर 4 है ऑक्सीजन को, तो हम मल्टीप्लाई कर दिया है 1 to 4, ऑक्सीजन जो हमारा 4 हो गया। अब हम इधर 4 लगाए ऑक्सीजन के आगे, कोएफिशिएंट 4 लगाए, तो हाइड्रोजन में भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ साथ है, तो हाइड्रोजन में भी हमने एक लगा दिया। तो 4 हाइड्रोजन इंटू 2 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर तो 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स है, तो हमने इधर भी 4 का कोएफिशिएंट लगा दिया ताकि इधर भी हमारे एटम्स इक्वल हो जाए। तो बेसिकली हम कोएफिशिएंट्स को ऐड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तक हमारी इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। हमारी इक्वेशन सब बैलेंस हो चुकी है, देखिए। सो दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। अब ये याद रखिएगा, इक्वेशन को बैलेंस याद करते समय आपको उसके स्टेट्स भी याद रखने की, एलिमेंट्स और कंपाउंड किस स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं और किस स्टेट में उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे कि इस सिनेरियो में आयरन के जो है वो सॉलिड स्टेट में था, और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में था, और फेरस ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में था, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में था। तो हमको सिंबल्स याद रखने हैं स्टेट्स के, सॉलिड गैस सिंबल्स को भी याद रखिएगा, आपको मार्क्स कटने में एक भी चांस नहीं छोड़ना है, ठीक है। नाउ अब रिएक्शंस के टाइप जानते हैं कि रिएक्शंस के टाइप होते अलग अलग कौन कौन से। सो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि हम 2 एलिमेंट और कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं एक नया तीसरा कंपाउंड बनाने के लिए। सो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स एक सिंगल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में।
सो इसका जनरल फॉर्मूला है A प्लस बी गिव्स अस A इंटू बी. सो सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड. बैलेंस करना मत भूलिएगा. यहाँ पे सोडियम का एक एटम, यहाँ पे सोडियम का एक एटम, यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम, यहाँ पे एक एटम. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का कोएफिशिएंट लगा दीजिए. यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इधर भी लगा दिए, 2 कोएफिशिएंट, बैलेंस इक्वेशन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली दो प्रोडक्ट का नहीं, एक रिएक्टेंट और एक रिएक्टेंट को ऐड करके जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट विलन यानी कि एंटी क्राइस्ट ऑफ डीकम्पोजिशन. अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 सिंपलर कंपाउंड्स. सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A टाइम्स B इज इक्वल्स टू A इंटू बी. सो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट देते हैं, डेल्टा यानी हीट, ट्रायंगल यानी डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू हीट, याद रखिएगा. ओके नाउ सो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ऐसे कि एक हमारा रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया. डिवीजन यानी कि डीकम्पोजिशन, एडिशन यानी कि कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा. ओके नाउ तीसरा टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. इसमें होता ये है, आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज. एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी आपको याद रखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके रिएक्टिविटी आपको याद रखनी पड़ेगी. सो इसमें एक रिएक्टिव आइटम डिस्प्लेस कर दे रहा है एक नॉन रिएक्टिव आइटम को. ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है. बी और सी का एक कंपाउंड है तो ए बोलेगा बी से ज़्यादा सक्षम मैं हूँ सी का साथी बनने के लिए. तो ए जो है वो बी को हटा देगा, ए सी के साथ जुड़ जाएगा और बी बेचारा अकेला हो जाएगा. ओके सो देखिए, जिंक प्लस UCO4 gives us zinc, sodium phosphate and copper. Copper sulfate plus zinc gives us sodium sulfate and copper. भैया कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसी कंपाउंड से, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा इसलिए उसका अलग से कंपाउंड बना लेगा. जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये याद रखिएगा. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि इसको हम कहते हैं मेटाथीसिस रिएक्शन. इसमें 2 कंपाउंड जो होते हैं वो अपने आयंस को ही चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए. जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट के आयंस चेंज हो गए. सोडियम बेरियम की जगह आ गया, बेरियम सोडियम की जगह चला गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. देखिए chemistry is majorly very much remembering and understanding, बट इसको याद करने का अलग ही मज़ा है. तो हमारे साथ ही मज़ा लूटिए आप. चलिए नाउ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने आपको पहले बताया था, उसको और डेप्थ में पढ़ते हैं. एंडोथर्मिक में हमारा होता यह है कि हम हीट देते हैं हीट देते हैं एक रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए. रिएक्टेंट प्लस एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा जनरल फॉर्म है एंडोथर्मिक का. रिएक्टेंट प्लस एनर्जी इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट. सो एग्जांपल है डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इनटू वाटर. हमने हीट दिया, समझे, हमने हीट दिया अमोनियम क्लोराइड और वाटर को, तो हमारा निकला Na4Cl और हीट, समझे. अब एक्सोथर्मिक यानी कि हीट निकल रही है बाहर की तरफ. 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्लस हीट बना रहे हैं. इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है. ओके रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस एनर्जी. एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मीथेन, डिटोनेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड मेनी एवरीडे प्रोसेसेस. आपकी एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन दी हुई है. हम एक्टिविटीज़ के ऊपर जल्दी वीडियो लाएंगे. तब तक के लिए आप एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ की इक्वेशन दी हुई है
सबको बाई हार्ट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इसी रिएक्शंस को बाई हार्ट करके अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर किए थे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नाउ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट होता क्या, जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। सो प्रेसिपिटेट इज बेसिकली अ इनसॉल्युबल सॉल्ट which settles down in a reaction. So A of salt B gives us precipitate plus soluble salt C. एक सॉल्ट बी जो सॉल्यूबल है वाटर में, हम उसको एक लिक्विड के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है एक प्रेसिपिटेट और एक सॉल्यूबल सॉल्ट सी। सॉल्यूबल सॉल्ट सी यानी कि वो वाटर में सॉल्यूबल है, प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है। ओके, सो अगला हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली कैल्शियम, हम कॉपर और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हमारा कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो चीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को खो दी वो रिड्यूस हो गई। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन, रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, मैं जानता हूं आपके लिए पहले कंफ्यूजिंग होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को दोबारा देखें, दोबारा समझे। मैं आपके लिए दोबारा इसे रिपीट भी कर देता हूं। जो चीज ऑक्सीजन गेन कर रही है उसको हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे, जो चीज ऑक्सीजन लूज कर रही है हम उसको रिड्यूस बोलेंगे, जो चीज हाइड्रोजन को गेन कर रही है हम उसे रिड्यूस बोलेंगे, और जो चीज हाइड्रोजन को लूज कर रही है हम उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू में समझते हैं। ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। O2 रिमूव, हाइड्रोजन ऐड, O2 ऐड, हाइड्रोजन रिमूव, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन को करा रहा है। ओके, नाउ कोरोजन। कोरोजन आपकी एनसीईआरटी में बहुत मिनिमम चीज क्वांटिटी में दिया हुआ है, लेकिन आपको चीज याद रखनी है। कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। एक सरफेस पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स को हम ऐड करते जा रहे हैं मेटल के ऊपर, तो मेटल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसको कोरोजन कहते हैं। सो एग्जाम्पल इसका ये है आयरन का सड़ना, आयरन का जंग खाना, जंग यानी रस्ट, रस्ट यानी रेड ब्राउन सब्सटेंस। सो आयरन के ऊपर जब हम पानी ऐड करते जाएंगे तो वो रस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये देखिए रेड ब्राउन सब्सटेंस, रेड ब्राउन सब्सटेंस रस्ट आयरन के ऊपर। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। सो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हर जगह होएगा, हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन मेथड्स शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन में पिछले साल आया था बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तुरंत तुरंत तेल से एकदम गरम गरम सीबीएसई कढ़ाई से निकला है, तुरंत तुरंत खा लीजिएगा। अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल और आयरन एंड स्टील मशीन प्रिवेंट्स रस्टिंग। भैया एक बैरियर अगर आप क्रिएट कर दोगे आयरन और सरफेस के बीच में, ये रेड कलर का आयरन है, उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर का ऑयल या ग्रीस चढ़ा दिया, तो भैया ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कैसे करेगा? रिएक्ट कैसे करेगा? क्योंकि बीच में तो हमारे पास ये लेयर आ गई। सो एक लेयर का एडिशन कर दिया हमने बेसिकली। पेंटिंग, एक बैरियर फॉर्म कर दिया हमने दोबारा, एयर और मॉइस्चर हमारे मेटल सरफेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन यानी कि एडिशन ऑफ जिंक इन आवर सराउंडिंग, और मतलब जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बेसिकली हम लेयर चढ़ाते जाएंगे, पतली पतली लेयर चढ़ाते जाएंगे ताकि ऑक्सीजन आयरन तक पहुंच ही ना सके।
हमने ऑक्सीजन को मान लीजिए एक पैसा है, पैसे, बैंक जैसी पैसों को वो तिजोरी के अंदर रखते हैं, वैसे हम अपने आयरन को एक पेंट, ऑयल, ग्रीस और गैल्वेनाइजेशन की तिजोरी के अंदर रखें, ताकि चोर जो है यानी ऑक्सीजन वो पैसे तक पहुंच ही नहीं पाए। ओके। एलॉइंग, एलॉइंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अलॉइंग, हमने दो मेटल को मिलाकर एक तीसरा मेटल हाइब्रिड बना दिया, और ये हाइब्रिड की प्रॉपर्टी ये है कि ये रस्टिंग प्रोसेस में टेक प्लेस करेगा ही नहीं। आपने 9th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, आई थिंक सो। ओके। नाउ रैंसिडिटी, बेसिकली खाने का स्पॉइल होना। रैंसिडिटी अकर्स व्हेन अनसैचुरेटेड फैट्स इन आवर फूड अंडरगोज ऑक्सीजन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर। भैया आपने गरम गरम समोसे एकदम निकाले तेल से, समोसे क्या है, फैट, उसमें फैट है, अनसैचुरेटेड फैट्स है। अब वो फैट्स बाहर निकाला आपने, अब वो तेल से मिल गए, तेल जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, आपका खाना ही खराब हो गया, आपका गरम गरम समोसा खराब हो गया। सो अनसैचुरेटेड फैट्स का कन्वर्जन टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर इज द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी। सो ये जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, एल्डिहाइड, एस्टर, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ये सारे अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल में हो रहा है, सब अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल दे रहे हैं आपके खाने को। ठीक है। सो अब इस चीज को प्रिवेंट करना पड़ेगा, भैया हमारा खाना हमको बहुत प्यारा है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें, बेसिकली हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेयर चढ़ानी पड़ेगी, जैसा हमने कोरोजन में किया था। हम लेयर किस चीज चढ़ाएंगे, हाइड्रोजन की लेयर एक चिप्स के बैग के अंदर डाल देंगे, ताकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए। ठीक है। सो हमारा फंडा आज समाप्त होता है। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो करिएगा, अपने डाउट्स वहां पोस्ट करिए, हम आपके डाउट्स को वहां भी आंसर करेंगे, इंस्टेंट वहां आंसर होगा, और वीडियो फॉर्म में जरूर आपको आंसर मिलेगा उस डाउट का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे व्हाट्सएप पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा, हमारे ट्रेलर्स और बहुत अलग अलग जैसे कि एक्सपेरिमेंट के शॉर्ट्स से सारे इंस्टाग्राम में अपलोड होंगे। हम आपको व्हाट्सएप में डेली अपडेट देते रहेंगे हमारा वीडियो के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में। सो ये चीजें जो हैं ये बहुत छोटी छोटी है, लेकिन आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, हमसे जुड़ने में और मदद करेंगी। ओके। सो दिस इज योर टीचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।